तालिबान तालिबान को कोई कंट्री रिकॉग्निशन देने के मूड में नहीं था, लेकिन जो हम देख रहे थे पिछले कुछ टाइम से कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जाके तालिबान से बातचीत कर रहे थे, तालिबान के मिनिस्टर्स से बातचीत कर रहे थे, वो रिकॉग्निशन से कम भी नहीं था। इंडिया में जो एम्बेसी थी वो तालिबान को हैंड ओवर कर दी गई थी अफगानिस्तान की, या उन्होंने कब्जा कर लिया जो बोलिए। और वहां पर एक एम्बेसी, अफगानिस्तान में एक एम्बेसी चल रही थी, एम्बेसडर नहीं, कोई नहीं, लेकिन वो एम्बेसी कुछ स्टाफ चला रहा था, भले इस चीज के लिए कि जो हमारी एड जा रही है वो सही जगह जा रही है कि नहीं, लेकिन एम्बेसी चल रही थी। पहली बार रशिया ने आके तालिबान को रिकॉग्निशन दी। इसके पीछे क्या गेम है, हम इस पे भी बात करेंगे साथ में। कौन कौन कंट्रीज रिकॉग्निशन दे सकते हैं, क्या तालिबान से बातचीत करना ही रिकॉग्निशन नहीं है? क्योंकि जिस कंट्री के साथ आप रिकॉग्निशन नहीं देते उससे बातचीत कैसे कर सकते हैं? कल ही पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी बोला कि ईरान और इजराइल की बीच में पीस हमने करवाई, सीज फायर हमने कराई। तो क्वेश्चन यही उठा कि ईरान से तो आप बात कर लेंगे, इजराइल से कैसे की? यही बात यहां पे भी, अगर आप बातचीत तो रिकॉग्निशन तो है ना। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब, जो कि खुद इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज कि ये रिकॉग्निशन जो आपको जो दी है रशिया ने, इसका मायने क्या? पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्या रशिया ने कोई गेम खेला है यहाँ पर? हाँ रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते। तो इन डिप्लोमेटिक टर्म्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बार इतने सालों के बाद, दो कितने 21 अगस्त से तालिबान हुकूमत कर रही है अफ़गानिस्तान में। तो आप कह सकते हैं तकरीबन 4 साल के बाद उनकी ऑफिशियली उनको रिकग्नाइज किया गया एज द लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ अफ़गानिस्तान। तो उसमें ये हुआ था कि कुछ अभी तक कुछ 14 या 15 मुल्कों ने जो उनके मुल्क में जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी थी उसको तालिबान के हवाले कर दी थी। सो तालिबान वाज एबल टू डू बिजनेस। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल इन द यूएस, इट इज़ नॉट मेंटेन्ड बाय द तालिबान। तो मतलब यहाँ तालिबान डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द यूएस, क्योंकि यूएस तालिबान की सरकार को अभी रिकग्नाइज नहीं करती। तो वो जो 14-15 कंट्रीज थे जिन्होंने एम्बेसीज का हवाला कर दिया था तालिबान, उसमें इंडिया भी एक थी। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पहले साल तो सब लोग खामोश थे, दे वर नॉट वेरी ईगर, दे वर अनहैप्पी, दे वर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये स्टेबलाइज होगा या नहीं। उसके बाद आई थिंक द फर्स्ट मूव चाइना ने किया, जो जाकर कुछ मिनरल्स की डील साइन कर लिए तालिबान के साथ। तो अब सोचिए आप कि अगर आप, इट्स लाइक ओनरशिप की बात है। लेट्स से कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है जो आपने कैश पेमेंट करके आपने ले लिया, लेकिन टाइटल आपने ट्रांसफर नहीं किया अपने नाम पर। तो अब मैं आपसे क्या वो मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ? अगर मैंने आपको वो पैसे दे के मोटरसाइकिल आपसे ले ली, चाबी भी ले ली, मोटरसाइकिल जिसके नाम पे है वो आके मुझसे छीन सकता है ना कि ये मोटरसाइकिल मेरी है। सो जो ये जो ओनरशिप का है, कहते हैं 99% ओनरशिप इज बेसिकली अगर आपके हाथ में चीज है। बट इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम कि अगर तालिबान के साथ डील कर लेते चाइनीज गवर्नमेंट और पैसे भी दे देते सरकार को, ये लीजिए डेवलपमेंट के $50 मिलियन है फॉर मिनरल्स वगैरह। अगर तख्ता पलट जाता, जो नई गवर्नमेंट आती वो तो कहते कि तो तुमने तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तुम उसके साथ डील कैसा कर सकते हो? इट्स नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इवन इन योर आइज। दुनिया को छोड़ दें, तुम्हारी नजर में। तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डिड रशिया जंप द गन, क्योंकि इट वाज नॉट इन द फ्रंट रो इन द लाइन। तो एक्सपेक्टेशंस ये थे कि द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शायद रिकॉग्नाइज कर ले। जो फर्स्ट आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में ये बातें आई थी कि अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो शायद सीक्रेटली इंडिया आकर गए थे एंड वो इंडिया को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मैं समझा कि उसके रिवॉर्ड के तौर पे अफगानिस्तान तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। आई थिंक इंडिया मिस द बस सर इसमें। देखिए तालिबान के पास इलेक्शन वगैरह तो नहीं होने वाले अफगानिस्तान में कि उनका तख्ता पलट जाए। तो दे आर गोइंग टू बी इन पावर एज लॉन्ग एज दे वांट टू बी, आई थिंक।
मतलब आप इजीली कह सकते हैं आइंदा 10, 12, 15 साल तो वो पार में रहेंगे अनलेस अनदर फोर्स राइजेस फ्रॉम समवेयर। तो आई थिंक इंडिया मिस दिस चांस टू डू अ फेवर टू द तालिबान बाय रिकॉग्नाइजिंग देम। और रशिया ने ये कह सकते हैं कि वो अ, उन्होंने बाजी जीत गई है चाइना से और इंडिया से बाय गेटिंग अहेड इन द लाइन। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डिड रशिया नीड टू डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन कि उसको जरूरत क्या पड़ी, मतलब किसी को ठेंगा बताने के लिए तो नहीं है ना, लाइक कोई अपसेट भी नहीं हो रहा है कि ठीक है तुमने कर लिया। सो देयर मस्ट बी सम एडवांटेज टू रशिया। तो मुझे लगता है कि अनकरीब दे विल अनाउंस सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक मेजर डील बिटवीन रशिया एंड, जिसके वजह से रशिया ने कहा यार पहले इनको रिकॉग्नाइज कर लो फिर इनके साथ डील करो, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। सो बट सिंबॉलिकली इट इज इंटरेस्टिंग। देखिए अमेरिका, देखिए एक तो कंट्री को रिकॉग्नाइज करना होता है और दूसरा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज। तो अफगानिस्तान को तो सब रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स अ मेंबर ऑफ द यूएन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो द कंट्री इज रिकॉग्नाइज, खाली तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि इन्होंने पूरी तरह से लेजिटिमाइज कर दिया है रशिया, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान इज नाउ ऑन द वेटिंग लिस्ट टू बिकम अ मेंबर ऑफ एससीओ। तो इट इज 1 या 2 इन द लाइन टू बिकम। तो वो कैसा बनता, मतलब हु इज गोइंग टू साइन द मेंबरशिप फी? बात है। तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि यू आर ए लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान एंड यू कैन साइन फॉर देम। तो मुझे लगता है कि या तो एससीओ की मेंबरशिप में दाखिला फॉर्मली मिल रहा है, या देयर समथिंग गोइंग टू हैपन, ए बिग अनाउंसमेंट जहां लेजिटिमेसी की जरूरत थी। आई विश कि इंडिया ये करता तो इंडिया का एक फेवर भी हो जाता तालिबान के ऊपर। बट वो कहते हैं ना, नथ उतरवाने की बात हो रही है, तो नथ उतरवा देते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर इंडिया अफगान रिलेशंस। बिकॉज देखिए पहला आदमी कौन था चांद पर? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन था? किसको पता है? इट्स लाइक दैट। सही So बात है, या nobody is going to remember who was, because अब देखना फट 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 डोमिनोज की तरह 14, 15, तो बहुत ही अनकरीब यू विल सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, इंडिया, शायद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड धीरे धीरे 1, 2 साल में शायद द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज कर लेगी अफगानिस्तान को। राइट। अच्छा, ये चीज क्या एक नई तालिबान हम देख रहे हैं? पहले तो हम लोगों ने बहुत अपोज किया, देखा कि तो सारे कंट्रीज ने अपोज किया। इज दिस तालिबान डिफरेंट वन, या द वर्ल्ड इज नाउ चेंजिंग इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट तालिबान जो कि विमेन पे एट्रोसिटी करता है, राइट्स नहीं देता है और कहीं टेररिज्म में इन्वॉल्व है? तो जो कंडीशंस अमेरिका ने लगाए थे तालिबान पे रिकग्निशन के, वो 3 कंडीशंस थे, जिसमें एक था विमेंस राइट्स, दूसरा था टू फाइट टेररिज्म इनसाइड इट्स बॉर्डर्स, और जो तीसरी थी टू हैव एन इंक्लूसिव, एथनिकली इंक्लूसिव गवर्नमेंट। देखिए जो तालिबान है वो सिर्फ पख्तून है एथनिकली। हम्म, मैं भी हूँ मैं भी पख्तून हूँ बाय एथनिसिटी, बट मेनी मेनी जनरेशंस रिमूव, मतलब 7, 8 7, 8 जनरेशन से ज्यादा हो गए इंडिया में। सो तो तो पख्तून ही है अभी भी इंचार्ज। सो दे हैव नॉट ब्रॉन्ड 5 बड़े एथनिसिटीज हैं अफगानिस्तान में, उइगर्स को लेकर वगैरह, तो ताजिक भी हैं, उइगर भी हैं, पर्शियन स्पीकिंग भी है। तो उनको कोई चांस नहीं मिला अभी तक, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो दैट कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। औरतों के ऊपर तो ये और बुरे हो गए हैं, पहले से भी ज़्यादा बुरे होंगे, उनको 6 ग्रेड से ज़्यादा पढ़ने भी नहीं देते। हालांकि दे आर क्वाइट हिपोक्रिटिकल, सम ऑफ द लीडर्स अपने बच्चियों को बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे स्कूल्स में दुबई में पढ़ा रहे हैं। द डॉटर्स ऑफ सम ऑफ दिस लीडर्स प्राइवेट स्कूल्स में, भाई जहाँ पे 40-45 हज़ार डॉलर होती है अमेरिकन फीस, उसमें पढ़ रहे हैं ये सम अफगान लीडर्स की बच्चियाँ। सो 2 कंडीशंस इन्होंने, एक कंडीशन अलबत्ता इन्होंने प्रूफ किए, जो अमेरिका ने भी रिकग्नाइज किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इन्होंने बेसिकली आईसिस, खुरासान और अलकायदा के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई की है। एंड द फैक्ट के
अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई। देखिए अमेरिका जब था देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, कॉन्स्टेंटली एट वॉर, टेररिज्म, ये वो चल रहा था। तो द तालिबान हैव डन अ बेटर जॉब देन द यूएस इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू अफगानिस्तान। तो इसका रिकग्निशन तो काफी अमेरिका की तरफ से भी, सारी दुनिया की तरफ से भी मिला कि दे हैव डन अ गुड जॉब ऑन दिस। तो बिकॉज अमेरिका वाज नॉट एक्सटेंडिंग, खासतौर से औरतों के मसले पर, इंडिया इंडिया कुड हैव टेकन एन इनिशिएटिव बट दे डिडंट। तो अब मुझे लगता है कि रशिया ने बेसिकली बोला ऐसी की तैसी हम इग्नोर कर देते हैं वो सारी चीज़ें, एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। देखिए वी आर गोइंग थ्रू एन एरा ऑफ डेमोक्रेटिक रिसेशन, यानी दुनिया में डेमोक्रेसीज भी कम हो रहे हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं उनकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी गिर रही है। So the best, historically, the best time was 2006. उसके बाद से we have lesser democracies, and जैसा अमेरिका also doesn't qualify as a full democracy now, सिर्फ 24-25 हैं दुनिया में। So what is happening is कि democratic values, human rights वगैरह की अहमियत कम होने से more and more countries are feeling that they can ignore it. कि ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि दरवाज़ा रशिया ने खोल दिया। अब उस दरवाजे में से 14-15 मुल्क तो इमीडिएटली विद इन ए फ्यू वीक्स दे शुड रिकॉग्नाइज, वरना उन्हीं का नुकसान होगा। बिकॉज देयर आर मिनरल इश्यूज, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो चक्कर चल रहा है क्वाड में भी, दैट वाज द ओनली थिंग जो मार्को रूबियो ने एम्फसाइज किया अभी जो क्वाड की समिट हुई, कि ग्लोबल सप्लाई चेन जहाँ तक क्रिटिकल मिनरल्स की सवाल है। So Afghanistan also has certain kinds of minerals जो काफ़ी critical है, स्पेशली EVs वगैरह के लिए गोइंग फॉरवर्ड, जिस पे चाइना की तो ऑलरेडी चाइना ने कुछ $150 मिलियन के चीज़ें साइन कर चुका है चाइना, और वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। आपको याद है एक होटल उड़ा दिया था आईसिस ने 2 साल पहले, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स और डिप्लोमेट्स रह रहे थे, एंड तालिबान वर वेरी एम्बैरेस्ड कि काबुल में होटल को, जो सबको पता रहता है कि फॉरेन डेलीगेट्स यहीं आके रहते हैं, वो उसी को उड़ा दिया था आईसिस ने, जिसमें चाइनीज मारे गए थे। सो उसके बाद से द तालिबान हैज वर्कड हार्डर टू ब्रिंग सेफ्टी इन काबुल। आप बिजनेस कैसा करेंगे, फॉरेनर्स कैसा आएंगे? सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ऑन दैट फ्रंट, और ये सारी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। और दूसरी, मतलब हाउ लॉन्ग कैन यू इग्नोर वन कंट्री, स्पेशली जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है उसकी लोकेशन में। इंडिया के लिए तो इट इज़ लाइक द गेटवे टू सेंट्रल एशिया ना। ये चाबहार पोर्ट का जो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, इट वाज नॉट जस्ट टू एक्सेस सेंट्रल एशिया बट आल्सो अफगानिस्तान, उसी के थ्रू सारा होने वाला था। So I think Russia is moving forward. It I want to really see कि ऐसे क्यों, ऐसे तो नहीं किया। There has to be some reason जिसके लिए ये टाइमिंग है, and that reason आपको अनकरीब पता चल जाएगा। Either there is going to be some kind of an economic transaction या कुछ, I don't understand कि क्या होने वाला है, but there's something important going on. That is why पुतिन ने इसको recognize किया है। और ठीक है, देखिए राइट। इन 2 दिन पहले पुतिन की और डोनाल्ड ट्रम्प की 1 घंटे से ज़्यादा बात हुई थी। सो आई एम नाउ वेरी क्यूरियस कि क्या ये मुद्दा उसमें निकला था? क्या डिड पुतिन टेल हिम, ओह बाय द वे आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान बताया या नहीं, आई डोंट नो। रीडआउट्स में तो नहीं था। जी हाँ। रीड आउट नहीं था, मे बी हो सकता है कि बताया, हो सकता है। लेकिन रशिया इतना बड़ा प्लेयर नहीं था। ज्यादा बड़ा प्लेयर कौन था? चाइना, जो कि बोल रहा था वखान कॉरिडोर के थ्रू हमारा रास्ता है। इंडिया कि बोल रहा था हम वहां पर डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं। और अमेरिका, जो कि वहां के रेयर अर्थ में इंटरेस्ट दिखा रहा था। क्या ये तीनों पीछे पीछे फॉलो करेंगे? पहली चीज। तो और आई डोंट नो तीनों का जी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूएस, but China और इंडिया डेफिनेटली विल बी among the early birds जो recognize करेंगे। आपको इंडिया ने अभी थोड़ी, मिस्री साहब भी खुद गए थे ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। इट्स नॉट कि वो गए थे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जाके मिलके तस्वीरें वगैरह लगाए थे। दे वांटेड द वर्ल्ड टू, हाँ, सो दे वांटेड द वर्ल्ड टू नो कि वी आर मीटिंग, मतलब फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की था, मुत्तकी से उन्होंने, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। So I think that India and China definitely have reasons to do, and अगर वो
समझ रहे हैं, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड। मतलब एससीओ खाली एससीओ के लिए नहीं होगा ये, क्योंकि अगर वो एससीओ में आएँगे तो वोट लेंगे तो पूरे के पूरे एससीओ के मेंबर्स विल हैव टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान द तालिबान की गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट जस्ट रशिया, राइट? तो उसमें ईरान भी आ जाएगा, यूएई। तो एंड आई थिंक ये कंट्रीज ऑलरेडी तो डील कर रहे हैं ना, और इनके पास इनकी एम्बेसीज में तालिबान आर द पीपल हु आर रनिंग वर्किंग इन दिस एम्बेसीज। इंडिया में ले लें, चाइना में, रशिया में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कतर में। सो सम ऑफ दीज कंट्रीज विल रिकॉग्नाइज, आई थिंक सऊदी अरेबिया विल आल्सो डू। और आपने देखा होगा कि चाइना इज आल्सो प्लेइंग अनदर इंटरेस्टिंग गेम, जो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया है कि दे वांट टू रिक्रिएट सार्क। तो जून की 19 तारीख को बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मीटिंग करवाई थी उन्होंने। तो सो इट वाज चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट्स की मुलाकात हुई। लेकिन उससे 1-2 महीने पहले यू सॉ द मीटिंग बिटवीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना। ये तीनों की मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद एक किस्म से सुलह करा के दे एक्सचेंज एम्बेसडर्स, क्योंकि बीच में इतनी हालात ख़राब हो गए थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कि दे डिडंट हैव एम्बेसडर्स। तो इट्स सच एन ऑड थिंग कि आप गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एम्बेसडर कैसा भेज रहे हैं। सी देखिए, एम्बेसडर आप जाते यू नो द फर्स्ट रिचुअल जो आप परफॉर्म करते हैं एज एन एम्बेसडर इज यू प्रेजेंट योर क्रेडेंशियल्स टू द होस्ट एग्जीक्यूटिव, किंग या प्राइम मिनिस्टर। हाँ, फिर वो आपको रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप उसी को नहीं, इट्स लाइक सेइंग आप मुझे रिकॉग्नाइज करें, मैं वैसे आपको नहीं रिकॉग्नाइज करता। तो फिर क्या फायदा हुआ, राइट। राइट? सो आई डोंट नो व्हाट फर्दर डिप्लोमेसी क्या हुई है पाकिस्तान, क्योंकि बीच में वजीरिस्तान में जो अटैक हुआ था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक डिवीजन से मतलब ने क्रेडिट लिया था ना उसको अटैक, जिसमें 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। सो द क्वेश्चन इज के इज पाकिस्तान ब्लेमिंग अफगानिस्तान फॉर दैट या नहीं? इस तरह का तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग कुकिंग जिसमें रशिया इज इन्वॉल्व एंड रशिया हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप। अब ऐसा भी हो सकता है कि चाइना रशिया को ट्रीट कर रहा है एज ए प्रॉक्सी और कह रहा है कि तुम जरा आगे आगे चलो, गोली लगी तो तुम ले लो पहले, फिर मैं उसके पीछे पीछे नेक्स्ट स्टेप मैं आता हूँ, ये यू नो। क्योंकि रशिया पहले ही बैड बॉय है, तो इसलिए उससे बैड बॉय की उम्मीद हो सकती है। तो ये दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, या हो सकता है, दिस इज अ गुड थ्योरी के हो सकता है चाइना ने भेजा। बट द गुड थिंग इज कि पहले बार जब तालिबान आए थे रशिया के साथ बहुत ताल्लुकात खराब थे, यू नो। एक्चुअली ये तो सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का जो चक्कर है, सो इन दैट सेंस देयर इज सिंबॉलिक वैल्यू टू रशिया रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान। मतलब क्योंकि इनकी दुश्मनी थी ना, ये ऑक्युपाई किए थे अफगानिस्तान, तो तालिबान पैदाइश हुए एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रशिया सोवियत अफगान वॉर कह सकते हैं आप। फिर अमेरिका भी उसी वजह से इन्वॉल्व हुआ। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूएस का क्या रिएक्शन आता। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है, आज फ्राइडे है, आज जुलाई 4 है, यूएस इंडिपेंडेंस डे। तालिबान के लिए भी इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट डे, जुलाई 4। और आपको पता है अमेरिका का सेकंड और थर्ड प्रेसिडेंट दोनों जुलाई 4 को मरे थे, जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन। इनफैक्ट थॉमस जेफरसन को खबर मिली थी कि जॉन एडम्स मर गए, तो ही चंद घंटे पहले एंड ही रिकॉग्नाइज कि अरे वो मर गए, मुझसे पहले चला गया वहां पे भी। प्रेसिडेंट भी पहले बन गया हमारा, एंड देन थॉमस। हाँ, सो आई वांट, तो टाइम नहीं है। देखिए, फ्राइडे भी छुट्टी, सैटरडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी, तो मंडे को रिएक्ट होगा स्टेट डिपार्टमेंट से जो भी स्टेटमेंट आएगा। सो दे गॉट 3 डेज, सो देयर द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट इज आल्सो इंटरेस्टिंग मुझे, if keeping the US in mind कि US is going to be very busy to immediately do something. So I don't know what Russia is doing. Maybe it is giving time to other countries कि देखो 3 दिन है आपके पास before US response, उससे पहले आप लोग अपना डिसीजन लेके आप भी मंडे अनाउंस कर दें कि हम भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम भी। ये भी सही है, या दिस इज आल्सो गुड। अच्छा, एक चीज और मैं से थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स, ये जो उस समय की जो डिबेट थी, मैं अमेरिकन हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा से, अच्छा, तो जेफरसन एंड डेमोक्रेसी, इन दोनों की जो वो टसल थी,
जी हाँ जी। सेंटर स्ट्रांग या स्टे स्ट्रांग, वो याद आई। इसी से एक चीज और याद आती है कि अगर इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, अमेरिका भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ना करे तो कुछ नहीं, तो पैसे के बल पे बहुत कुछ कर लेता जी है। चाइना रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है, पहले ही अपने बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो। इट इज अ लॉस फॉर पाकिस्तान इफ इंडिया बीट्स पाकिस्तान। तो Yeah. अगर मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ तो मैं तो संडे को ही रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ। आई विल नॉट इवन वेट फॉर मंडे, बिकॉज दे शुड बी थिंकिंग के यू कैनॉट, मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान इज माय ब्रदर कंट्री, हमारे पुराने ताल्लुकात है, बीच में थोड़ा सा हाल खराब हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली जो तालिबान जो यूएस से जीती है, इट वाज हेवीली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तालिबान गॉट लॉट्स ऑफ मटेरियल एंड अदरवाइज सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए इट विल बिकम वेरी ऑकवर्ड अगर इंडिया चाइना दोनों रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो चाइना तो उनका बाप है मतलब। तो पृथ्वीराज चौहान अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो दिलीप कुमार क्या करेंगे? ये हैज टू आल्सो से यलगार वो बोलना पड़ेगा ना फिर। तो हाँ, तो चाइना से दबाव पड़ेगा ना कि व्हाई आर यू नॉट रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान, क्योंकि इन्होंने सीपेक एक्सटेंड करने की बात की है ना चाइना ने। चाइना हैज प्रपोज टू एक्सटेंड सीपेक इनटू अफगानिस्तान, उसके बेसिस पे इन दोनों को करीब लेकर आए थे। जो मीटिंग हुई थी 2-3, मुझे याद नहीं आ रहा है ये 2 महीने पहले हुई थी या 3 महीने पहले, पर जो मीटिंग हुई थी उसके फोटोग्राफ्स काफ़ी लगे थे, तो देखें आप जाकर वापस। सो द आइडिया वाज टू एक्सटेंड सीपेक एंड ब्रिंग अफगानिस्तान इनटू द सीपेक कॉरिडोर। तो अगर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देन इट डजंट मेक सेंस फॉर दीज टू कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान नॉट टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान while तालिबान while you're going ahead, क्योंकि दस्तखतें कौन साइन करेगा भाई? एवरी कॉन्ट्रैक्ट, लोन्स जो देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, समवन हैज टू साइन। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए, देन दैट शुड बी लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, यू नो। इट्स लाइक सेइंग कि कोई बंदा मेरी गाड़ी बेच के साइन कर दे तो क्या एक्सेप्ट थोड़ी होगा वो डील। राइट। सही बात है। जी अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन। जी इस पूरे गेम में पाकिस्तान एक एक उम्मीद लगा के बैठा था, उनके आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ गए थे अभी तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तो जाकर के बोल के आए थे कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते जी। हैं। और उसके बाद वहां से कुछ लैंग्वेज आनी शुरू हुई थी, बखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है। तो अब उस पर तो आपको लगता है क्या वो खत्म हो गई केस, क्योंकि रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई, तो अब तो बहुत टफ हो जाएगा बखान कॉरिडोर पे नजर मारना। वी विल सी व्हाट हैपेंस। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ना, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, और ख़ासतौर से पाकिस्तान के डॉलर्स के लिए। यू नो, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि द कंट्री इज़ डूइंग बैड। द कंट्री का इज़ नॉट डूइंग एज़ बैड, इट्स डूइंग बैड व्हेन इट कम्स टू डॉलर पोज़ीशन, बिकॉज़ उसके इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, और इट्स नॉट एबल टू पे बैक लोन्स इन डॉलर्स। तो ये अफ़गानिस्तान के थ्रू भी जो इनफॉर्मल ट्रेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के थ्रू तेल की स्मगलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान से कम्स थ्रू अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से जो इनफॉर्मल ट्रेड चल रहा था पाकिस्तान में, उसको आईएमएफ कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की बाय ट्राइंग टू कंट्रोल द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तानी रुपी और डॉलर। तो पाकिस्तान के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस को स्टेबलाइज़ करे, ताकि दूसरी चीज़ें भी स्टेबलाइज़ हो सके, ना सिर्फ सीपेक बट ऑल्सो डॉलर ट्रेड या रुपी ट्रेड। क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान बोलेंगे भाई हम आपका रुपया क्यों लेंगे? हमको डॉलर में पे करें आप। हाँ, लेकिन अगर ताल्लुकात ठीक-ठाक हो जाते हैं, तो उस बॉर्डर एरिया में इट डज़न्ट मैटर ना, आपके पास अफ़गान करेंसी हो या पाकिस्तान करेंसी हो, दोनों चलते, दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर। So I think that there is more financial incentives to Pakistan right away. चाइना और रशिया के लिए तो इट्स लाइक अ पर्टिकुलर डील की बात है ना, ये डील के लिए हम कर रहे हैं या ये डील के लिए। और पाकिस्तान के लिए तो हज़ारों डील छोटे से लेके बड़े तक हो रहे हैं। बट पिछले 1-2 महीने में ये भी हुआ है कि दोनों ईरान और पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती बहुत सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भी भेजा है, जिनके वजह से दे आर क्रिएटिंग ए क्राइसिस इन अफ़गान। टेंट सिटीज़ पैदा हो गए ना,
तो मतलब वो सोचिए आप आपकी उम्र है 26 साल, आप कभी अफ़गानिस्तान गए नहीं एंड देन सडनली यू आर फोर्स्ड टू गो टू दैट कंट्री, यू डोंट नो हाउ टू मेक अ लिविंग, आप जानते नहीं है। सो देयर इज़ दैट क्राइसिस जिस पे ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र नहीं है। बट मतलब लाखों की तादाद में भेजा है, मतलब मैंने 2-3 शोज़ किए थे पहले, तो जब पहली बार जब ये शुरू हुआ था तो पहले 1 आध महीने में तकरीबन कुछ 2-3 लाख अफ़गान को इन्होंने ढकेल दिया था। और देयर इज़ नो बर्थ राइट सिटिज़नशिप, यानी आप पाकिस्तान में जो पैदा हुए बच्चे अफ़गान फैमिलीज़ की, उनको भी सिटिज़नशिप नहीं दी गई, उनको वो भी ढकेल दिया कि आप अफ़गान हैं, जाइए, आप रेफ्यूजीज़ हैं। सो ऑल ऑफ दोज़ इश्यूज़ कैन नाउ बी एड्रेस्ड। अब तालिबान के साथ जब फॉर्मल ताल्लुकात हो जाए, एम्बेसडर्स आ जाएँगे, एम्बेसीज़ फुल्ली स्टाफ्ड हो जाएँगी ना, जब पूरे स्टाफ आ जाएँगी तो दे कैन स्टार्ट डीलिंग विद अदर सोशल प्रॉब्लम्स जो बॉर्डर के नेशंस के बीच में, ख़ास तौर से रेफ्यूजीज़ और ट्रेड को लेकर। राइट, बट इट विल बी वेरी टफ, बहुत टफ होगा क्योंकि बॉर्डर पे पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, वो भी जी। तालिबान की तरफ से। तो वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत समझाना मुश्किल होगा अपने लोगों को कि हम रिकॉग्निशन दे क्यों रहे हैं, जब हमारे देखिए, आप थिंक ऑफ इट फ्रॉम द अफ़गान पॉइंट ऑफ व्यू। अफ़गानिस्तान सरकार के पास या तो कैपेसिटी नहीं है ये इनको पूरी तरह से कंट्रोल करने की। अ, लेकिन दे हैव शोन कि आईसिस और अल-कायदा को तो वो दबा के रखे हुए हैं पिछले 2-3 साल से। मतलब यू कैन सी कि मतलब 1-2 अटैक्स इधर-उधर कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू अटैक इन इन द वेस्ट या दूसरी जगह। So if they can shut down ISIS and Al-Qaeda, then why can't they shut down TPP? ये एक सवाल आता है। So why then that means they are allowing TPP to operate कि पाकिस्तान के लिए वो प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं। और बलूच का भी सवाल उठेगा ना, इट्स नॉट जस्ट टीपीपी बट बलूच के भी वहाँ से इंसर्जेंट्स आते जाते रहते हैं। So Afghanistan wants something in return for this, and can Pakistan pay the price? वो एक सवाल हो जाता है। राइट सर, या राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन। और आगे भी क्योंकि ये भी स्टार्ट हुआ है, इसमें आगे और बात करेंगे। अभी के लिए जी, नमस्कार, थैंक यू धन्यवाद, सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।